स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही है। ठीक है, तो देखो, मेंस के लिए इन्वायरमेंट परेशान नहीं होना है। इन्वायरमेंट में आपको बता दें कि मेंस के जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 या 3 हमारे ट्रिक्स हैं। 2 या 3 ट्रिक्स होंगे, उस 3 ट्रिक से पूरे पूरे पेपर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको ध्यान रखना कि ये लास्ट में बताएंगे या डीकेडी में ये 3 पॉइंट बताएंगे, अभी नहीं बता देंगे क्योंकि आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम अभी बता रहे हैं उसके डाटा रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, और उसका यूज करना है। उसका यूज करना है डाटा रिपोर्ट का, और कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में समग्र रूप से समझा जाना है। तो ये फोकस 2 तरीके से होगा। अभी तो हम मेंस फोकस चल रहे हैं, इसके बाद प्री जब मार्च में स्टार्ट करेंगे तो प्री में सबसे पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, पहले इसी को किल कर देंगे, ठीक है ना, 2 या 3 दिन में प्री के। तो वहाँ पे बातें समझ लेंगे, लेकिन जो मेंस के लायक है वो इस वीडियो से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा सिलेबस में ही है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को लेके, पहला ही है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। है क्या सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी? देखो, ये किससे जुड़ा है? सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा की बात कर रहे थे। याद करो कि जब हम सिक्योरिटी बता रहे थे तो उसमें एक डायमेंशन देखा था, पर्यावरणीय सुरक्षा को देखा था। अब सुरक्षा किसको प्रभावित करती है? तो व्यक्ति को प्रभावित करती है, समुदाय को प्रभावित करती है, राष्ट्र को प्रभावित करती है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रभावित करती है। तो ये तो हुआ कि कौन कौन प्रभावित होता है। ये व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा की बात करें कि है क्या, पर्यावरणीय सुरक्षा क्या है? एक लाइन में अगर कहें, पर्यावरणीय सुरक्षा वो है जो पर्यावरण के क्या, पर्यावरण की कोई घटना हो रही हो या कोई प्रतिरूप में या स्वरूप में बदलाव हो रही है, उसका परीक्षण करती है। फिर से बात कर रहा हूं कि क्या पर्यावरण की जो घटनाएं होती हैं, प्रतिरूप होता है, उसके संकटों का परीक्षण किस में किया जाता है? पर्यावरणीय सुरक्षा में किया जाता है। किसका किया जाता है परीक्षण? परीक्षण किया जाता है संकटों का। कैसे संकट होंगे? तो पर्यावरणीय संकट होंगे। तो पर्यावरणीय सुरक्षा वो पर्यावरणीय सुरक्षा का तात्पर्य ये है जिसमें व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र पे क्या किया जाता है? पर्यावरणीय घटनाओं या प्रतिरूपों द्वारा आरोपित संकटों का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रभावित पर्यावरणीय घटनाओं या प्रतिरूपों से प्रभावित संकटों का परीक्षण किस में किया जाता है? पर्यावरणीय सुरक्षा में किया जाता है। आप लोग को मालूम होगा कि पर्यावरण सुरक्षा की बात केवल एक राष्ट्र तक नहीं सीमित रह गया है। अब राष्ट्र से मतलब पहले तो क्षेत्र था ना, जहाँ पे औद्योगिक वगैरह स्टेब्लिश हो रहे थे, जहाँ पे उद्योग जहाँ पे स्टेब्लिश हो रहे थे, वहाँ पर्यावरणीय सुरक्षा की ज़्यादा बात आ रही थी। लेकिन अब हुआ क्या कि ये धीरे धीरे व्यक्ति से कहाँ तक बढ़ा? समुदाय तक बढ़ा, और समुदाय से फिर बढ़ के ये राष्ट्र लेवल पे गया, और फिर वो जो प्राचीर दीवार है वो लांग कर, 7 समंदर पार कहते हैं ना, वो लांग कर कहाँ चला गया? अंतर्राष्ट्रीय जगत पे चला गया। तो इन बातों पे कि पर्यावरणीय सुरक्षा में हमने कहा कि किसी व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र पे पर्यावरणीय घटनाओं का प्रतिरूपों द्वारा आरोपित संकटों का परीक्षण करती है पर्यावरणीय सुरक्षा, ठीक है ना। और किस बात पे केंद्रित होती है कि मानव के जो व्यक्ति है या मानव है वो आपसी संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब मानव के, ये पर्यावरण को लेके मानव के बीच क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। फिर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन किस प्रकार प्रभावित करती है। ये देखा जाए कि मानव के बीच में संघर्ष हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एग्जाम्पल में हम ये देखें कि मान लो कि अगर मानव के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, मानव के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट होगा भाई? अभी उपभोक्तावादी मानसिकता है, उपभोक्तावादी मानसिकता है,
और उपभोक्तावादी मानसिकता के मतलब संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करना, और संसाधनों का प्रयोग करना लेकिन वो अनुकूलतम प्रयोग नहीं करना, अनुकूलतम नहीं होता है, ठीक ना। तो संसाधनों का क्या करना, अनुकूलतम ना प्रयोग करना, मत उपभोक्तावादी ये लेके चला जाता है, मानव मानव के बीच में संघर्ष करा देता है, ठीक है। गला घाट प्रतियोगिता होता है संसाधनों की होड़ को लेके। फिर यही बात क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे आ जाता है, समुदाय स्तर पे आ जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे आ जाता है, और ये पर्यावरण मुद्दे कहाँ पे चले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे चले जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन में कोई एक तो नहीं है ना, पूरे विश्व के देश शामिल हैं इसमें। जलवायु परिवर्तन के लिए पूरे विश्व के देश शामिल हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विकसित देश है, उसमें भी अगर देखा जाए तो कौन है, विकसित देश है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो पर्यावरण सुरक्षा इस बात पे केंद्रित होती है कि मानव की आपसी संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, और तथा किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं राष्ट्र की सीमाओं को पार करके कहां तक बन गई हैं, ग्लोबल लेवल की बन गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय या पर्यावरणीय सुरक्षा किस बात पे केंद्रित है कि एक मोटे से शब्द में कि पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित कर रही है मानव को, और अंतर्राष्ट्रीय देशों को या विश्व के देशों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, उसके बारे में ये क्या करता है, परीक्षण करता है, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं कि पर्यावरणीय सुरक्षा के मुद्दे क्या हैं, क्यों ये चर्चा में रहता है। पहला ही हमारा सिलेबस का पहला ही है, तो इसके बारे में है। तो मुद्दे ये हैं कि व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र, हर एक आदमी चाहेगा क्या, आर्थिक विकास प्राप्त करना। समुदाय क्या चाहेगा, आर्थिक विकास प्राप्त करना। राष्ट्र क्या चाहेगा, आर्थिक विकास प्राप्त करना। तो करेगा क्या, वो संसाधनों का दोहन करेगा, और दोहन करेगा तो कहाँ, घरेलू और वैश्विक संसाधनों का दोहन करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, पर्यावरण का क्षरण तो निश्चित है, पर्यावरण का क्षरण होगा, और जब क्षरण होगा तो फिर पर्यावरणीय सुरक्षा के मुद्दे उभरेंगे। तो तीनों स्तर पे उभरेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, जो शक्तिशाली देश हैं, या हम कहें एक तरह से जो विकसित देश हैं, विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकसित देश अपने संसाधनों को सुरक्षित रख रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम को सुरक्षित रखते हुए एग्जांपल ले रहे हैं कि पेट्रोलियम को सुरक्षित कौन रख रहा है, अमेरिका रख रहा है, यूएस रख रहा है, ठीक है, रसिया रख रहा है। और ये अपने संसाधनों को सुरक्षित रख के किधर नजर गड़ाए हैं, अरब कंट्री पे गड़ाए हुए हैं, ठीक है, छोटे मोटे देशों पे गड़ाए हैं, अपना सुरक्षित रखे हैं, ठीक है। और अन्य के संसाधनों की प्राप्ति की क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में क्या हो रहा है, तनाव और संघर्ष में वृद्धि हो रही है। वैश्विक संसाधनों के दोहन करने में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, तनाव और संघर्ष में वृद्धि हो रही है, क्यों, संसाधनों को प्राप्त करने में, तो यहाँ पे हो रहा है। तो इसको लेके फिर पर्यावरणीय सुरक्षा के मुद्दे आ जाते हैं। फिर देखो, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कौन अग्रणी है, जो सबसे ज्यादा विकसित है, लेकिन उनका पर्यावरण संरक्षण में नकारात्मक है। इसको लेके चिंता है या मुद्दा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तो बहुत उत्सर्जित करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम ग्रीन हाउस गैस की कटौती करो। जो विकासशील देश है, सोचो मजे की बात है कि विकासशील देश को इसलिए बोले, विकासशील देश को इसलिए बोले कि भाई तुम पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्यों, इसलिए क्योंकि वो तुम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हो। अपना तो क्या कर लिए हैं, आर्थिक ग्रोथ प्राप्त कर लिए हैं, दूसरे की जब विकासशील देश क्या करेगा, उद्योगों का स्थापना करेगा, तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। या विकास हम कहें कि वर्तमान समय में विकास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। तो विकासशील देश को रोक रहे हैं। फिर जैव चोरी, बायोपायरेसी बढ़ रही है। बायोपायरेसी क्या, बायोडाइवर्सिटी को कम कर रही है, जैव विविधता की हानि हो रही है, तो इस प्रकार की अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या चीजें को लेके हैं, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं। उसी को सुरक्षा करने के लिए, उसी को संरक्षण करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा का डायमेंशन आया। भाई जो मुद्दे हैं उसी को सॉल्व करने के लिए क्या आया, डायमेंशन, पर्यावरणीय सुरक्षा का कंसेप्ट आया। तो मुद्दे क्या क्या हैं, तो मुद्दे देखो भाई, पहला है कि संसाधनों का दोहन कर रहे हैं,
तीनों लेवल पे संसाधनों का दोहन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। दूसरा क्या, अन्य देशों का संसाधन यूज किया जा रहा है, संसाधन यूज किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या, तो ग्रीन हाउस गैस को लेके है। चौथा क्या, तो बायो पायरेसी को लेके है, बायो पायरेसी को लेके है। पांचवा क्या, तो बायोडाइवर्सिटी की हानि हो रही है। तो इन डायमेंशन को देखा जाए, इनको अगर रिजॉल्व करना है तो किससे होगा, पर्यावरणीय सुरक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो इसके लाभ क्या होंगे पर्यावरणीय सुरक्षा के, जो पहला ही सिलेबस का टॉपिक है, उसके लाभ क्या होगा, तो संघर्ष और तनाव में कम करेगा, समस्त पर्यावरणीय घटक है उसके उचित और न्याय संगत लाभ प्राप्त होगा, सतत विकास की अवधारणा को क्या करेगा, साकारित करेगा। ये लाभ होगा पर्यावरणीय सुरक्षा के। ठीक है ना, और इसके आगे आप बोल वचन जो भी करना है, लेकिन की पॉइंट तो यही रहेगा। ठीक, अब जरा सा बात करते हैं, दूसरा सिलेबस का पार्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में है। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। ठीक है ना, है क्या इकोसिस्टम, इस बात को समझे। ये इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो टांसले ने दिया था। टांसले ने इकोसिस्टम का टर्म दिया था, कॉइन किया था। तो जैविक समुदाय के घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। कि जो भी जैविक समुदाय हैं उनके घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ये भी टफ लग रहा है तो छोड़ो इसको। पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित जीव मंडल के सभी संगठकों को, समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। कि कोई मान लो कि ये जीव मंडल है, उस जीव मंडल में प्लांट भी होंगे, एनिमल होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, उनके बीच में आपसी क्या होगा, पारस्परिक क्रिया होगा। पारस्परिक क्रिया होगा, या जैसे कि एक मानव है, इस मानव के चारों तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, वातावरण होता है। लेकिन जिससे जिससे ये क्रिया करेगा ना, जिससे ये क्रिया करेगा वो पारिस्थितिकी तंत्र होगा। और इसमें इकोसिस्टम में क्या होते हैं, दो चीज इसके अगर कहें ना, एक और चीज कि इकोसिस्टम क्या है, अगर ये भी नहीं परिभाषा समझ में दोनों आया तो और समझो कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम प्रकृति का क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जिसमें जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक घटकों के बीच में एक जटिल क्रिया को प्रदर्शित करती है। ये भी सिंपल से बोल सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का क्रियात्मक इकाई है, जिसके अंतर्गत बायोटिक मतलब जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जटिल क्रिया को होती है, या परस्पर क्रिया होती है, या ये भी कह दें कि उसको प्रदर्शित करती है। ये आपके ऊपर है। फिर ये भी नहीं समझ में आया तो ये लोग पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जिसमें जीवधारी आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। आई होप कि पारिस्थितिकी तंत्र को वो परिभाषित कर लेंगे। अब जरा सा बात आता है विशेषताएं क्या है पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का विशेषताएं क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, एक खुला तंत्र होता है, पहला विशेषता। ठीक है, इस पे ऊर्जा और पदार्थों का, ऊर्जा का या और पदार्थों का क्या होगा, इनपुट भी होगा, निवेश भी होगा, और बहिर्गमन भी होगा, मतलब आउटपुट भी होगा। तो एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ऊर्जा और पदार्थ का इनपुट और आउटपुट होता है। ये अपनी कहाँ से सबसे ज्यादा, इसके संचालक बल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल कौन है, या ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो वो है हमारा कौन, सूर्य, सूर्य या सौर ऊर्जा। ठीक है, और उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या प्रोडक्शन कौन प्रभावित करता है, प्रोडक्शन प्रभावित करता है कौन, सूर्यता। जैसे हमने कहा था ना कि अर्थ पे जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा तो फूड क्या होगा, फूड भी डिक्रीज होगा, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
या स्थायित्व भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब खेल है सूर्य ताप पे, ठीक है, सूर्य ताप पे डिपेंड करता है। और ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, विशेषता है यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह किसी परितंत्र में कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है या एकल दिशा में होता है, एकल दिशा में होता है। तो हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा और पदार्थ का इनपुट और आउटपुट शामिल होता है। इसका जो मुख्य चालक बल है वो कौन है, सूर्य है या सौर ऊर्जा है। इसमें प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, उत्पादन सूर्य ताप पे डिपेंड करता है, और ऊर्जा एकल दिशा में गमन करती है। ये बात हम लोग सीख लिए यहाँ से। अब जरा सा बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हमने कहा ना कि दो घटकों से मिलकर बना है। पारिस्थितिकी तंत्र वह है जिसमें दो घटक से मिलकर बना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन होगा, तो उत्पादक होगा, कौन, प्रोड्यूसर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, और उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर होगा। अपघटनकर्ता या इसको बोलते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर होगा, ये होगा। उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, प्री में भी समझेंगे, ज्यादातर प्री में, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता कैसे कहते हैं इसको समझ लेंगे। अजैविक में कौन होगा, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कार्बनिक तत्व, ठीक है, और जलवायु। जलवायु में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, एटीसी जो भी जलवायु के कंपोनेंट होते हैं वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक। इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और इसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर से मिलकर बना होता है बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कैसे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर होते क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा कौन लेगा, तो प्लांट लेगा, ये प्लांट है, और प्लांट लेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो उत्पादन करेगा, वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये हो गया उत्पादक। प्लांट, जितने प्लांट हैं या जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो हो गया प्रोड्यूसर, क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। और प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये प्रथम पोषण या फर्स्ट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इस पेड़ों को खाने वाले कौन खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं, जैसे बकरी हुआ, गाय हुआ, इन सब खाते हैं। इनको बोला जाएगा प्राथमिक, जो क्या करें, प्लांट को खा देते हैं, ये प्लांट को खाते हैं, उनको क्या बोलेगा, प्राइमरी उपभोक्ता बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेकेंडरी कौन होगा, जो इनको खाएं, जैसे बकरी को खाने वाला कोई होगा, बाघ समझ लो, तो वो हो गया। और द्वितीयक को कौन खाएगा, तृतीयक खाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में कि जो वो टिड्डा है, टिड्डा क्या, ग्रास हॉपर, वो क्या खाता है, प्लांट को खाता है। प्लांट को कौन, टिड्डा को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक मतलब सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो ये तृतीयक हो गया। लेकिन एक और होता है जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, और सर्वोच्च पोषण लेवल होता है, सर्वाहारी होता है। वो क्या, ये प्लांट को भी खाएगा, प्राइमरी को भी खाएगा, सेकेंडरी को भी खाएगा, टर्सरी को भी खाएगा, और यहाँ तक कि ये डिकम्पोजर को भी क्या कर सकता है, मतलब संजाई वनजाई क्या है, डिकम्पोजर है। तो लगता है ना कि ओमनीवोरस या सर्वाहारी, ओमनीवोरस जिसको बोलते हैं, वो सर्वाहारी क्या फंजाई नहीं खाता है, खाता है ना, जिसमें आप मशरूम बोलते हो, लेकिन लिमिट होता है, ठीक है ना, मशरूम की। तो अगर कभी बोल दे तो मशरूम की भी बात आ जाएगी। अब जरा सा बात देखो कि ये सीक्वेंस है, हमेशा ध्यान रखना, कंसेप्ट यही बोलता है कि अगर एक की भी क्वांटिटी कम हुई, जैसे प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी खाएगा, प्राइमरी को कौन खाएगा, सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी को कौन खाएगा, टर्सरी खाएगा, और इन तीनों को जो टॉप लेवल का होता है वो खाता है, ठीक है ना। ये बात हमें मालूम है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें से किसी की भी संख्या गड़बड़ हो गई, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लांट की तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्लांट की भी गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, विनाशी है, इस अर्थ पे रह नहीं पाओगे ना, विनाशी है।
लेकिन अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का भी क्या होगा, जनसंख्या अगर कम होने लगे तो भी हमारा इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा ना। अब कैसे पड़ेगा इसको सोचने लायक वाला है। जैसे आप सोचो कि हमारा क्या है, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाली बात होती है, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की ना, अब इसको ले नहीं चलते हैं। इतना जान जाओ कि हमने कहा कि अगर किसी की संख्या, जनसंख्या कम होगी, प्रजाति कम होगी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वो अनस्टेबिलिटी कोई भी विनाश की तरफ हमें ले जा सकती है, किसी भी विनाश की तरफ ले जा सकती है। जो आप सोच सकते हो विनाश, जितनी आपदाएं आ सकते हैं प्राकृतिक रूप से, वो सारे आ जाएंगे। प्राकृतिक रूप से भी आ सकते हैं और मानव जनित भी आ सकते हैं। आप जिससे लिंक करना चाहो लिंक कर सकते हो ना। अब देखो कि CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट करता है, ऑक्सीजन देता है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस को कमी करना है तो ग्रीन हाउस के गैस को मेन कौन है कंपोनेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए माना जाता है, CO2। इसके लिए प्लांटेशन जरूरी है। ये मरेंगे, जो प्लांट मरेंगे वो क्या पोषक तत्व और जल किसको देंगे, मृदा को देंगे, या मृदा क्या करेगा, प्लांट को पोषक तत्व और जल देगा। और मरेंगे तो अपघटक इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने का मतलब क्या, अपघटन करेगा। अपघटन करेगा मतलब कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं उसको तोड़ के सिंपल कॉम्प्लेक्स में कर देगा, लोगों का एब्जॉर्ब हो सके। वैसे ही प्राइमरी मरेगा तो उसका भी अपघटक होगा, सड़न जिसको बोलते हैं। द्वितीयक मरेगा, तृतीयक मरेगा, जो फाइनली मरेगा वो होगा। और इससे मृदा का क्या होगा, मृदा में पोषण तत्व बढ़ जाएंगे। अपघटक होगा, अपघटन होगा तो उससे मृदा में क्या होगा, पोषण तत्व बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मृदा और अपघटक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के, अगर इकोसिस्टम के समूह को क्या बोलते हैं, तो इकोसिस्टम के समूह को बायोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। और बायोम के समूह को क्या बोला जाता है, जैवमंडल बोला जाता है, बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनाते हैं, बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अब जरा सा बात करते हैं कि बायोम की बात करें तो बायोम हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक स्थलीय हो सकता है, स्थलीय पे भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि वन हो सकता है, वन के भी बहुत टाइप हो सकते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टुंड्रा, टुंड्रा हो सकता है, मरुस्थलीय हो सकता है, ठीक है, घास के मैदान हो सकते हैं, ये स्थलीय होगा। दूसरा क्या, मीठे पानी के, मीठे पानी की, जैसे झील हो गया, झील हो गया और तालाब हो गया, ये क्या है, बायोम है। स्थलीय बायोम, मीठे पानी की बायोम। और समुद्री बायोम में देखो तो समुद्री में कौन होगा, समुद्री में प्रवाल भित्तियां होंगी, कोरल रीफ होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, 3 तरह के बायोम हो सकते हैं। बायोम को जब अच्छे से जियोग्राफी में समझाएंगे तो वहां पे समझ में आएगा, वहां से लिंक करेंगे। लेकिन आपको समझो कि बायोम की बात हो रहा है, अगर देखना चाह रहे हो तो एक बार देख लो बायोम कैसे होता है। हम 0 से जाते हैं कहाँ, 90 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है। ये बता रहा है एरिया कि नैरो हो रहा है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है। ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है, इसकी संख्या कम हो रही है, ठीक है, इसकी उत्पादकता कम हो रही है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री हम जा रहे हैं अर्थ पे। तो देखो 0 से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्ण ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखोगे तो कौन सा मिलेगा, तो जो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी अर्थ है ना, तो उसके अर्थ के पूर्वी साइड में क्या मिलेगा, वर्षा वन मिलेगा। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेगा। उसके बाद वर्षा वन के बाद क्या मिलेगा कि थोड़ा सा वर्षा कम हुआ तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मिलेगा, उससे थोड़ा कम हुआ तो सवाना वन मिलेगा, उससे कम हुआ तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि मिलेगा, और उससे कम हुआ तो क्या हो जाएगा, मरुस्थल मिलेंगे। तो इधर से कुछ तो कंसेप्ट है कि इधर से जाने पे ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। ह्यूमिडिटी मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन हम बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं 30, 60 और ये इसको 30 बोले, हाँ ठीक है, 45, 60 यही है ना। तो
डिग्री पे अगर जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है कि ह्यूमिडिटी कम हो रही है, और देखो वर्षा वन मिलेगा पूर्वी छोर पे, उसके बाद थोड़ा सा कम होगा तो पर्णपाती वन मिल जाएंगे, उसके बाद सवाना मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास भूमि मिलेगा, फिर मरुस्थल मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो मरुस्थल शीत मिलेगा, शीतोष्ण पर्णपाती मिलेगा, यहाँ पे मैदानी मिलेगा, उत्तरी वन मिलेगा, यहाँ पे टुंड्रा मिलेगा, और यहाँ पे ध्रुवी वन मिलेंगे जो 90 पे पोलर पे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बायोम के बारे में जब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कितने टाइप के बायोम होते हैं, वो जियोग्राफी का है सेक्टर, वहाँ पे जियोग्राफी में देखेंगे, या प्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे जियोग्राफी में। यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि बायोम, क्योंकि क्वेश्चन आने नहीं वाला है, अगर पूछेगा तो टाइप पूछेगा। अब जरा सा देखो जैव मंडल है क्या, बायोस्फीयर की बात करते हैं तो स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, इन दोनों पे डिपेंड कौन करता है, जैविक समुदाय डिपेंड करता है। और तीन कंपोनेंट होते हैं, देखो इन तीनों कंपोनेंट पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि वायुमंडल, जैसे कि वायुमंडल की ये पूरा हम कह दें कि ये वायुमंडल है जो सर्कल है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, और हम कैसे बताएं इसको, यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे तीन चीजें होता है, ये होता है वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वायुमंडल होने के बाद यहाँ पे बोलेंगे लिथोस्फीयर, और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वायुमंडल यहाँ पे है तो वायुमंडल से क्रिया करेगा कौन, जैविक समुदाय करेंगे, जैविक समुदाय मतलब बायोटिक कम्युनिटी, इससे वायुमंडल प्रभावित होगा, फिर इससे लिथोस्फीयर भी प्रभावित होगा, और बायो कम्युनिटी भी होगा, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे बायो कम्युनिटी। और इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं जब भी होगा कंसेप्ट पे, जब हम डीकेडी करेंगे तो वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जान जाओ कि वायुमंडल, लिथोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जैव बायो कम्युनिटी को मिला के हमारा क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ठीक है ना। अब जाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कौन कौन, तो एक प्राकृतिक परितंत्र हो सकता है, दूसरा मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक रूप से कैसे, जंगल हो गया, बांस का मैदान हो गया, सागर हो गया, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मानव निर्मित कैसे, तो खेत हो गया, कृत्रिम तालाब हो गया, ये मानव निर्मित क्या है, इकोसिस्टम है। अब आता है कि वन का पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व बताइए, वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व बनाइए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने केवल वन को लिया, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व बनाइए, बताइए। झील, जितने हमने पारिस्थितिकी तंत्र बताया ना, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं या बायोम हो सकते हैं, वो बायोम का सारे इंपॉर्टेंट्स पूछा जा सकता है। तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, ध्यान रखना, जब भी होगा महत्व की बात करेंगे या प्रॉब्लम की बात करेंगे, बी फोकस कि अगर महत्व की बात करें या समस्याओं की बात करें, ठीक है, पर्यावरण के लेवल पे महत्व या समस्याओं की बात करें, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसको नए पॉइंट से समझाते हैं तो समझ में आएगा कि देखो हम कहें कि पर्यावरण की कोई भी बात करें ना, पर्यावरण की समस्या की बात करें या महत्व की बात करें, पर्यावरण की समस्या हो या महत्व हो या लाभ हो, महत्व हो, चुनौतियां हो, सब करके जो भी आप बात करोगे तीन स्तर पे बात करोगे, क्या चार स्तर पे हमेशा पर्यावरण को बांटोगे। कि लिथोस्फीयर पे अगर मान लो कि वन है तो स्थल पे लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्थल मंडल, हाँ स्थल मंडल, ठीक है ना। लिथोस्फीयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लो कि वन काट लिया, तो वन काट लिया तो अब जोड़ो ना, देखो कैसे कि वन काट लिया तो वन का आरोपण हो रहा है या उन्मूलन हो रहा है, उन्मूलन होगा तो क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा, मृदा का क्षरण होगा तो लिथोस्फीयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। या हम कहेंगे कि मृदा का क्षरण होगा या कुछ भी, मतलब जमीनी लेवल पे जो भी बात करेंगे, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ज्यादातर मृदा की बात किया जाता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइड्रोस्फीयर पे क्या प्रभाव पड़ा,
ना। अब जरा सा हमेशा सोचना है, जैसे को पूछ लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट बताइए, तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट बताना है तो आप ये ही डायमेंशन पे लेके बात करते हो। अगर हम और कोई कंसेप्ट नहीं बताए हैं तो आप आंख बंद करके कि लिथोस्फीयर पे प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोस्फीयर पे प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पे, वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा, और फिर लास्ट में क्या, तो जैविक समुदाय पे भी प्रभाव पड़ेगा, जैविक समुदाय पे भी प्रभाव पड़ेगा। इन 4 स्तर पे हमेशा सोचना होगा। समस्या भी होगी किसी चीज से, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की से पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो लिथोस्फीयर पे, हाइड्रोस्फीयर पे, वायुमंडल स्फीयर पे, जैविक समुदाय पे क्या क्या समस्याएं होंगी वो होगा। जैसे लिथोस्फीयर क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो जल वाष्प बनेगा, ठीक है ना। कहीं बारिश ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। वायुमंडल की हालत क्या होगी, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हीट ट्रैपिंग ज़्यादा होगा। जैविक समुदाय क्या होगा, तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। और जलवायु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो ETC बहुत सारे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल हमने सिर्फ एक लिया। डीकेडी करेंगे तो उसमें सारे डायमेंशन, लेकिन अभी डायमेंशन को हवा देते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कि पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्रकार के हो सकता है, एक प्राइमरी बोला जाता है, प्राइमरी सक्सेशन, एक बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब जरा सा सोचो ये प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। अगर मान लो कि ये पेड़ थे पहले, ठीक है ना, ये पेड़ थे और पेड़ को हमने क्या कर दिया, काट के जला दिया, तो पहले तो थे, उसके बाद जब जला दिया तो फिर से ये 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। तो पहले थे, उसको बस जला दिया, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन पहले कुछ नहीं था, एकदम सुई पटक सन्नाटा, वहां पे 0 से लेके 100 तक विकसित हो, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन ना। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी। स्लाइस एंड बर्न होने के बाद जो वहां पे पौधे या प्लांट डेवलप होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। और वहां पे पहले कोई बन नहीं था, कोई भी प्लांट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहां से 0 से 100% तक क्लाइमेक्स तक जाएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, तो इस प्रक्रम में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु या वनस्पति प्रजातियों के समुदाय समय के साथ क्या होते हैं, दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आ भी जाए, कि हम बता रहे हैं कि क्या है कि मृदा ऐसे तो नहीं बना होगा शुरू में। मान लो कि जब उस समय ह्यूमन नहीं था तो मृदा बनना था, तो ये था पत्थर, पत्थर था, इस पे पहले मॉस आए, ठीक है, मांस आए, लाइकेन आए, ये सब जुड़े और इसको क्या कहे, तोड़े, ठीक है। तो मांस जुड़ा, उसके बाद प्लांट हर्ब आए, ठीक है, हर्ब से थोड़ा बड़े प्लांट आए, थोड़ा बड़े प्लांट आए, उसके बाद इसको क्या हुआ, बहुत अच्छे घने प्लांट दिखने लगे, लंबे लंबे सघन प्लांट दिखने लगे, मतलब क्लाइमेक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह विकसित हुआ। तो इसमें बोल रहा है कि मान लो कि ये हर्ब है, हर्ब को हटा के पूरे तरह प्लांट क्या कर दे, इसकी जगह आ गया, या हर्ब को हटा के क्या आ गया, प्लांट आ गया। नहीं तो एक समुदाय दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा या प्रतिस्थापित कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और सक्सेशन हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है भाई। जाहिर सी बात है कि सक्सेशन का मतलब क्या है कि विकास होना, विकास होना। और विकास कैसे होगा, तो लोअर से, निम्न स्तर से हायर स्तर तक होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बाई डायरेक्शनल होगा, नहीं, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो अनुक्रमण में, अनुक्रमण की बात करें तो कैसे आएंगे, तो पहले जो सबसे पहले, मान लो कि जमीन पे सबसे पहले जो आए, सबसे पहले आए, उनको बोला गया पायनियर कम्युनिटी। पायनियर मतलब जो फाइंड आउट करे, जो सबसे पहले अस्तित्व में आए, नवीन समुदाय बोला जाता है। उसके बाद इस पॉइनर के बीच से, पॉइनर जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सबसे क्लाइमेक्स हो गया, चरम समुदाय आया, क्लाइमेक्स आया, इनके बीच में जो भी चीजें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, सीरल बोला जाता है। सीरल, सीरल क्या मतलब, सीरल का मतलब कि क्रमिक, क्रम की, मतलब यहाँ पॉइनियर आएगा, जैसे कि हमने बोला कि मॉस आया होगा, मॉस के बाद क्या आया, फन आया, ठीक है, फन के बाद टेडोफाइट आया,
टेरिडोफाइटा के अनप्लांट आए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, उसके बाद एंजियोस्पर्म आया, तो ये विकास हो रहा है ना। तो ये पॉइनियर है और एंजियोस्पर्म क्या है, क्लाइमेक्स है। इनके बीच में क्या बोल सकते हैं, सिरल। अब बात क्वेश्चन यहाँ पूछता है प्री में कि सिरल कितने हो सकते हैं। भाई इन्फिनिटी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं इनके बीच में ना। सिरल कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जो सक्सेशन होता है उस प्रक्रिया में दोनों घटक शामिल होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटक शामिल होते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब जरा सा बात करते हैं कि सक्सेशन के कितने स्टेज होते हैं। सक्सेशन के हमारे 6 स्टेज होते हैं। सक्सेशन के कितने स्टेज होते हैं, सक्सेशन के 6 स्टेज होते हैं। पहला हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं न्यूडेशन। क्या आप समझ में आएगा, ध्यान रखना। न्यूडेशन, न्यूडेशन का मतलब क्या कि पॉइनर कम्युनिटी कि खाली स्थान पे क्या आएंगे, आएंगे। उसके बाद कौन आएगा, आक्रमण या प्रवास, इसको बोलते हैं इन्वेसिव, इन्वेसिव स्पीसीज। बाहर से नई जातियों का अनाधिकृत प्रवेश होगा। तो पहले क्या होगा, पॉइनियर आए। अब पॉइनियर को हटाने के लिए कोई अनाक्रमक वहां पे हो गया, आक्रमण वाले आके या प्रवास करके कोई यहाँ पे रहने लगेगा, ठीक है। ये इनको बाहर से कोई नई जाति आ जाएगी अनाधिकार, ये सीक्वेंस में हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया, एक्सेसिस मतलब अस्थापना कि निकट क्षेत्र से प्रकीर्णन के माध्यम से फल बीज द्वारा अनेक प्रजातियों का नए स्थान पे पहुंच कर रुकना। तो अब जरा सा देखो कि यहाँ पे पहले मॉस आया, क्या आया, मॉस आया। अब मॉस आया तो इससे कुछ इन्वेसिव स्पीसीज कहीं दूसरे जगह से माइग्रेट होके इन्वेसिव स्पीसीज भी आ गया, आक्रमण प्रजाति भी आ गए यहाँ पे, मांस के साथ भी उगने लगे। अब क्या होगा कि कुछ यहीं पे कुछ बाहर से क्या होगा कि बीज हवा के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से यहाँ पे बीज गिरेगा और बीज क्या होगा, फिर प्लांट होगा। तो उसको बोलते हैं एक्सेसिस। जो निकट से क्या होंगे, डिस्पर्जन के माध्यम से फल या बीज क्या होंगे, यहाँ पे पहुंच के अनेक प्रजातियां यहाँ पे उगेंगे। अब जब इतने सारे आ जाएंगे इन्वेसिव मांस और बाहर की भी प्रजातियां प्रकीर्णन होगा, तो इनमें क्या होगा, स्पर्धा होगा। स्पर्धा मतलब कि इसमें कंपटीशन होगा। और स्पर्धा कितने तरह से हो सकता है, अंतर जातीय हो सकता है और अंतरा जातीय हो सकता है और अंतर जातीय, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पेसीज के बीच में हो, जैसे गाय है तो गाय के बीच में ना, गाय 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 के बीच में संघर्ष होने लगा, स्पर्धा होने लगा। इंट्रा मतलब कि गाय और घोड़े के बीच में, हाँ, दो अलग अलग स्पेसीज में। और फिर यहाँ पे डार्विन की सर्वाइवल फिटेस्ट लागू होना है। तो स्पर्धा में कौन जीतेगा, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, जो योग्यतम उत्तरजीविता रखेगा वही जीतेगा और वही यहाँ पे डोमिनेट करेगा। फिर क्या होगा, रिएक्शन आएगा। देखो पहले न्यूडेशन आया, फिर क्या आक्रमण आए, आस्थापना हुआ, स्पर्धा हुआ, फिर रिएक्शन। पादप समुदाय और पर्यावरण एक दूसरे के पदार्थ का आदान प्रदान करते समय प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मतलब पादप समुदाय या पर्यावरण एक दूसरे को क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे या परस्पर क्रिया करेंगे, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, स्थिरीकरण होगा। इस अवस्था में समुदाय और पर्यावरण के बीच में क्या हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का विकास होगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 स्टेप था और 6 स्टेप आपको याद रखना है। एक्सेस जब पूछा जाए कि सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं या सक्सेशन की स्टेप क्या होता है, तो आपको यही बताना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो कौन कौन है 6, तो न्यूडेशन है, पहला न्यूडेशन है, आक्रमण है, आस्थापना है, स्पर्धा है, प्रतिक्रिया है और स्थिरीकरण है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा सा बात करते हैं हम लोग किस पे, तो पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले कारक क्या है, कि इकोसिस्टम के प्रोडक्शन पे कौन कौन प्रभावित करेगा। तो भाई ये तो हमें मालूम है कि कौन कौन होगा, ये तो आप लोग बता सकते हैं कि सोलर इंसोलेशन होगा या सूर्य ताप होगा, सूर्य ताप प्रोडक्शन पे, जिसको हमने देखा था क्या कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन घटता है। वर्षा की मात्रा पे भी डिपेंड करेगा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रोडक्शन। जहाँ पे वर्षा अधिक होगा
इसलिए ट्रॉपिकल सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे वर्षा होगा वहाँ पे होगा, जहाँ पे क्लाइमेट सूदिंग होगा वहाँ पे क्लाइमेट जलवायु जहाँ पे सूदिंग होगा वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मिट्टी की प्रकृति के ऊपर पे डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी है, मतलब मिट्टी की प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट कैसा है, मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वन जीव संरक्षण। हमारा फर्स्ट में जब देखोगे सिलेबस में तो उसमें वन जीव संरक्षण का नाम दिया गया, वन जीव संरक्षण के बारे में है। तो वनों में रहने वाले जीव जंतु को वन जीव कहते हैं, जो वन में रहेंगे उनको क्या कहेंगे, वन जीव कहेंगे। और ये क्या होते हैं, बायोम के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अब उनकी संरक्षण की बात करें तो वन जीव का महत्व क्या क्या है। तो देखो उत्पादक क्या करते हैं, उत्पादक को खाता कौन है, शाकाहारी हर्बीवोरस। शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी। तो एक बार एक प्रकार का संतुलन चक्र बनाए रखते हैं। संतुलन संतुलन क्या, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर मान लो कि शाकाहारी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब सोचो कि एक समय आए कि पृथ्वी पे इतना प्रोडक्शन होगी, बकरी बकरी हो जाए ना, तो उनकी संख्या को नियंत्रित करने वाले कौन है, मांसाहारी हैं। तो एक दूसरे को चेक बैलेंस करने के लिए ये चलता है, जो फूड चेन की बात करते हैं। अच्छा, फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है, तो फूड चेन हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। फूड वेब में क्या होता है कि एक जानवर बहुत सारे फूड चेन में जोड़ सकता है, बहुत सारे फूड चेन में जोड़ सकता है, और मल्टीपल ऑफ फूड चेन इज नोन ए फूड वेब ना। तो ये ध्यान रखना, उत्पादक और शाकाहारी मांसाहारी ये क्या होते हैं, ये हमेशा संतुलन अवस्था में होना चाहिए। हमने कहा ना कि इसमें से एक की भी संख्या गड़बड़ हुई ना तो वो पूरा इकोसिस्टम को क्या कर देगा, असंतुलित कर देगा, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता और क्रियाशीलता बनाए रखते हैं। तो वन जीव क्या करते हैं, वन जीव जो इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रियाशीलता बनाए रखते हैं वन जीव। दूसरा आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व क्या, अंगों का, चमड़ों का, हड्डियों का, ये इनका महत्व है। औषधि का उत्पादन होता है, पारिस्थितिकी पर्यटन पर आधारित उद्योग इस पे होते हैं वन जीव का, ठीक है ना। वन जीव को देखने जाते हो कि नहीं जाते। वन जीव के संकट के कारण क्या है, संकट के कारण क्या है ये सब जानते हैं कि अवैध प्रकार के लिए, अवैध व्यापार के लिए शिकार किया जाता है, वन आरोपण मतलब आवास का संकुचन हो जाता है, तो फिर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, संघर्ष बोला जाता है, मानव और जीव संघर्ष हो जाता है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव होते हैं, संक्रमित बीमारी होती है, संरक्षण या प्रबंधन संबंधी बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता है। तो ये कारण है वन जीव के संकट होने के कारण है ना। अगर हमारे से पूछोगे कि क्या कारण है, तो हम कहते ना कि अगर पूछोगे तो हम कोई भी समस्या का हमेशा जोड़ेंगे क्या, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और क्या, जीव समुदाय, ये तीन से जोड़ेंगे हम। और देखना, इस पे सोचना, फिर हम डीकेडी में तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये सब नहीं बताने वाले डीकेडी में। डीकेडी में सीधा सीधा 3-4 चीजें बताएंगे, सीधे आंसर सॉल्व हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लेकिन सोचना जरूर इस पे कि क्या लिख सकते हैं, वन जीव के संकट के कारण के क्या है, लिथोस्फीयर में क्या है, हाइड्रोस्फीयर के क्या है, एटमॉस्फेयर के क्या है, जीव समुदाय से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे जीव समुदाय से जुड़ा हुआ अवैध व्यापार है, वन आरोपण लिथोस्फीयर से जुड़ा हुआ है, आवास का संकुचन, प्राकृतिक आपदा तीनों से जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस है, संक्रमित बीमारी किससे जुड़ा हुआ है, तो जीव समुदाय से हुआ है। संरक्षण नियम वगैरह की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ संरक्षण एवं प्रबंधन की बात करें तो जो कारण है उसी को रोक दो, अवैध जो व्यापार है तो शिकार होता है उस पर प्रतिबंध लगा दो, वनों का संरक्षण एवं प्रबंधन करो, प्राकृतिक आपदाओं को प्रभाव को कम करो, संक्रमित बीमारियों को कम करो, एक सिटू इन सिटू का प्रावधान लागू करो, जो बायोडाइवर्सिटी में बताएंगे, जो आगे चैप्टर आ रहा है। लेकिन हम कुछ और तरीके से सोचें ना, हम ऐसे सोचें कि जरा सा एक यहाँ पे भी डायमेंशन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि आप सोचो ये है वन और वन्य जीव, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के जो भी हैं ये वायुमंडल है, वायुमंडल। अब इससे कौन सा जुड़ा है, तो इससे जलमंडल या जल, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा है मृदा ना, वन होगा, वन होगा तो मृदा होगा ही, और मृदा और जल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जरा सा देखो इसको,
कितना सुंदर चीज है कि अगर सोचो तो मजा आ जाए। अगर जल संकट स्थान हुआ तो वन जीव खत्म ना। क्यों खत्म? तो जल संकट हुआ, मृदा में नमी नहीं रही तो वन खत्म, वन खत्म तो वन जीव खत्म, और ऐसे डायरेक्टली जल से खत्म। मृदा, अगर मृदा सही नहीं होगा तो मृदा अगर अच्छा नहीं होगा तो बंद नहीं होगे, और भी जो जीव उस पर रहते हैं हर्बीवोरस वगैरह वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो ये होगा। और ये सब चीज किससे जुड़ा है? ये बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा है, बायोडाइवर्सिटी से। ये तीनों किससे जुड़ा है? बायोडाइवर्सिटी। अगर संतुलित होगा बायोडाइवर्सिटी होगा। अगर कहीं से किसी भी एक पावदान में गड़बड़ हुआ तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? हानि होगा। हानि होगा तो फिर क्या होगा? तो पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, निम्नीकरण होगा, डिग्रेडेशन होगा। क्या सोचो कितनी है इस पे, सोचो ना, बना के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पढ़ो कम, दिमाग का दही ज्यादा करो, ठीक है ना। तो ये हमने संरक्षण एवं प्रबंधन। अब संरक्षण की बात इसी पे हो जाए जरा सा। हमने बोला कि ये एक दूसरे को चेक बैलेंस है। अगर ये कहते हैं ना कि चेक बैलेंस जो है ना, अगर टूट गया संतुलित, अगर थोड़ा बहुत मान लो कोई दोहन होता है ना, तो पर्यावरण क्या कर लेता है? अपने पूर्ति कर लेता है। लेकिन इतना ज्यादा दोहन कर दो, एक इलास्टिक होता है ना कि जब तक खींचो ठीक है, फिर से पूर्वावस्था में आ जाती है, लेकिन इतना खींच दो कि टूट जाए तो फिर वहां पे परिपूर्ति नहीं हो तो फिर क्या होगा? पर्यावरणीय संकट आएंगे, संकट। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए आप लोग को। अब जैसे संरक्षण की बात करें तो इन पे संरक्षण करोगे, ये संरक्षण करोगे, ये संरक्षण करोगे तो जीव वन जीव संरक्षण हो ही जाएगा। बाकी अधिकार कानून वो सब लेके आओ ना, ज्यादा मगजमारी नहीं कर रहा। अब वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 की बात करें, क्योंकि वन जीव के बारे में बोला गया है संरक्षण में, तो जाहिर सी बात है कि संरक्षण से जुड़ा है, 1972 है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे देश में लागू है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब है क्या, 2003 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, और इसमें क्या हुआ था, 2003 में अमेंडमेंट करके दंड और जुर्माने के प्रावधान को क्या किया गया था? कठोर कर दिया गया था, बस इतना जान लो। अब जरा सा देखो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पे नियंत्रण करने की बात कही गई है 1972 में। जो वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पे नियंत्रण की बात बोला गया। वन जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की जाती है? प्री में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की स्थापना 1972 एक्ट के तहत की जाती है। जंगली पशुओं का जो व्यापार पे नियंत्रण किया जाता है, व्यापार पे नियंत्रण किया जाता है कौन से? 1972 के तहत। ध्यान रखना ये सारे प्रावधान हैं, ये होगा। पशु संबंधी उत्पादों पे कानून और कानून के उल्लंघन पे सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, कि पशु संबंधी उत्पाद पे कानून लगाया गया, अगर कानून का उल्लंघन करोगे तो फिर आपको सजा मिलना है 1972 एक्ट के तहत, ठीक। केंद्र सरकार के अंदर क्या है 1972 में, पावर क्या है? तो केंद्र सरकार वन जीवों के संरक्षण हेतु एक डायरेक्टर, सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पे अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। तो 1972 में प्रावधान ये भी है कि केंद्र सरकार एक डायरेक्टर नियुक्त करेगा और असिस्टेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार करेगा। ध्यान रखना डायरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। और अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकता है, कौन से एक्ट के तहत? 1972 एक्ट के तहत। इतनी बात समझ में आए। तो राज्य सरकार क्या कर सकता है? तो राज्य सरकार इस एक्ट के तहत वन जीव वार्डन, मुख्य वन जीव वार्डन और वन जीव वार्डन आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मतलब अगर डायरेक्टर के पास पूछे कि 1972 एक्ट किसको देता है डायरेक्टर की नियुक्ति करने की, तो सेंटर को देता है। लेकिन वहीं पूछा जाए कि वन जीव वार्डन, मुख्य वन जीव वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य करता है, ठीक है ना। वन जीव वार्डन और मुख्य वन जीव वार्डन की कौन करता है? राज्य करता है। और ये किसमें दिया गया है? तो 1972 एक्ट में दिया गया है, ठीक है ना। अब जरा सा और बात करें
कि 1972 जो एक्ट है, 1972 के एक्ट में वन जीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है। वन जीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। जो अधिनियम है 1972 के, उसमें एक अनुसूची 1 से 4 में दर्ज, 1 से लेके 4 अनुसूची तक दर्ज कोई भी पशु होगा उसका शिकार करना प्रतिबंध बनाया गया। तो 1972 के एक्ट के तहत कोई भी शेड्यूल 1 से 4 में किसी का भी नाम होगा, उस पशु का आप शिकार नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान रखना कि पौधे का संरक्षण में अनुसूची 6 है, तो 6वें में जो दर्ज पौधे होंगे, प्लांट होंगे, उनका संरक्षण जरूरी है। किसमें? शेड्यूल 6 में। और 1 से 4 में किसकी बात बोला गया है? पशु के, ना। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाए डेप्थ में तो ये हो सकता है ना। स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों की व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की बात कहा गया है। किसमें? 1972 एक्ट में स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते, अपना सेल्फ उपयोग कर सकते हैं। जो 2002 का संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था। पूछा जाता है कि कम्युनिटी रिजर्व, जो कम्युनिटी रिजर्व है वो कौन से एक्ट के तहत बनाया जाता है? उसमें पर्यावरण एक्ट भी दे दिया। तो ध्यान रखना है कि कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना की धारणा शामिल किसमें है? ये 1900 वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। दंड का प्रावधान है कितना? 3 वर्ष का जेल या 25,000 का जुर्माना। 1972 का एक्ट का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? तो हम एक समरी कर लें। समरी करने का मतलब क्या है कि हम एक जगह सब फोकस करके देख लें। तो देखो बात क्या है, ये हम ऐसे कर लेते हैं, यहीं पे फोकस कर लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। 2-3 बातें बोल रहे हैं, एक जगह समरी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1972 का जो एक्ट है, 1972 का एक्ट है, उस 72 के एक्ट में क्या है कि जो जीव हैं उनकी और पौधे की संरक्षण की बात कहा गया है, संरक्षण की बात कहा गया है। तो आप बता दोगे कि जीव संरक्षण कैसे? तो 1 और 4 शेड्यूल में जो पशु लिस्ट होंगे उनका शिकार नहीं कर सकते। जो शेड्यूल 6 में है उन पौधों को क्या करना होगा? संरक्षण करना होगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनकी स्थापना इसके तहत की जाती है। तीसरा क्या कि सेंटर क्या करेगा? डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का नियुक्ति करेगा। वहीं राज्य क्या करेगा? स्टेट क्या करेगा? तो मुख्य वार्डन, जो चीफ वार्डन, वन जीव वार्डन है, वाइल्ड एनिमल वार्डन, इसकी नियुक्ति करेगा या वार्डन के। फिर क्या? तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो कम्युनिटी है, रिजर्व कम्युनिटी बनाया जाता है। रिजर्व कम्युनिटी वो किससे बनाया जाता है? इसी से बनाया जाता है ना। फिर क्या है? तो इसमें 3 साल की सजा दिया जाता है या 25,000 का जुर्माना दिया जाता है। ठीक है, ये भी है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रमुख प्रावधान है जिसे हमें याद रखना चाहिए। ठीक है ना। व्यवसायिक पे भी जनता के ये वाला पॉइंट छूट गया, बाकी सब हम लोग समरी करके देख लिए वहां पे। अब देखो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की बात है। देखो बायोडायवर्सिटी की अगर जहां भी बात करें तो कोई निश्चित क्षेत्र में, मान लो कि कोई निश्चित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितनी विविधता होती है उसी विविधता को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। तो किसी निश्चित क्षेत्र की विद्यमान विविधता ही क्या होता है? जैव विविधता। और विविधता कितने तरह करके हो सकती है, कितने प्रकार की? तो जेनेरिक हो सकती है, जेनेरिक विविधता हो जाती है, प्रजातीय विविधता या प्रजातीय विविधता हो सकती है, और पारिस्थितिकी विविधता हो सकती है, पारिस्थितिकी विविधता हो सकती है, और कालिक विविधता। जेनेटिक विविधता, जेनेटिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिकी विविधता और कालिक विविधता सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? जैव विविधता बोला जाता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में विद्यमान विविधता ही क्या होता है? जैव विविधता है। और विविधता को खोल देना है जेनेटिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी और कालिक विविधता। इतनी बात समझ में आया जैव विविधता क्या होता है। अब 2 बातें आती हैं कि अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या होता है और गामा बीटा ये होते क्या है। अब जरा सा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये देखो कि एक सर्कल है, ये सर्कल में जितने कम्युनिटी, जितने एनिमल वगैरह होंगे, मतलब लोकल स्तर पे, तो एक पैच में
एक पैच में जितनी डाइवर्सिटी होगी उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है। बीटा डाइवर्सिटी का कि दो पैच में, एक पैच ये हो गया, एक पैच ये हो गया, इन दो पैच में जितनी डाइवर्सिटी होगी वो उसको बीटा डाइवर्सिटी बोला जाता है। और गामा डाइवर्सिटी का मतलब कि पूरे लैंडस्केप में जितनी पूरे पैचेस में, लैंडस्केप में जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी वो गामा होगी। बात समझो, अल्फा क्या कि एक पैच में जितना होगा, जैसे एक सर्कल में, दूसरा सर्कल में जो होगा वो अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन दो अल्फा अल्फा के बीच में जो डाइवर्सिटी टोटल होगी उसको बीटा बोला जाएगा। और पूरे लैंडस्केप में, मान लो कि ये लैंडस्केप है पूरा, और उस पूरे लैंडस्केप की बायोडाइवर्सिटी होगी वो गामा होगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब कैसे हम बात करें इसको, अब बात ये कर सकते हैं कि अल्फा एक पैच में प्रजातीय विविधता, तो अल्फा हमेशा क्या दिखाता है, प्रजातीय विविधता दिखाता है, और बीटा दो पैच में विद्यमान प्रजातीय विविधता दिखाता है। गामा क्या, तो किसी लैंडस्केप में विद्यमान प्रजातीय सभी प्रजातीय विविधता को दिखाता है। तो याद रखना, जिसमें अब कैसे समझ में नहीं आता है कि कैसे बताएं, लेकिन हाँ बताना है। अब देखो हमारी ड्राइंग अच्छी है, ये है इंसान ना, इंसान को छोड़ो, ये हम घोड़ा मान लेते हैं। अब घोड़ा घोड़ा हो जाए ना, घोड़े में विविधता आ जाए, घोड़ा घोड़े में ही विविधता है, तो वो अल्फा हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे घोड़ा ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, बकरी ले लिया, ठीक है ना, बकरी घोड़ा बकरी ना, इन विविधता मतलब दो प्रजाति आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा, बीटा होगा। और पूरे लैंडस्केप में या सभी प्रजाति विविधता कौन सी कहा जाएगा, गामा। तो एक प्रजाति के अंदर जितनी विविधता दिखा जाए, जैसे मानव ले लो, मानव के अंदर होमोसेपियंस सब है, लेकिन कभी विविधता दिखता है, कभी गोरा काला, ठीक है, छोटा नाटा, छोटा नाटा तो एक ही हो गया, हाइट के लेके हो सकता है ना, इस तरह की विविधता बहुत दिखती है। तो इन विविधता को प्रजाति, अल्फा हमेशा क्या होता है, प्रजाति होता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब जरा सा बात करते हैं नेक्स्ट कि जैव विविधता का क्या महत्व है। जैव विविधता का महत्व क्या है, हम बड़े सिंपल वे में देखें तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भोजन, आवास, कपड़े, इमारती लकड़ी, औषधि गुण पाए जाते हैं जैव विविधता में। शोध में उपयोगी होते हैं, जैसे संकर बीज बनाना है, हाइब्रिड बनाना है, नई बीमारियों की इलाज खोज करना है तो करना होगा। कृषि में सहायक होते हैं, कृषि विविधता को समृद्ध बनाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं जैव विविधता। सामाजिक महत्व क्या है, तो सामाजिक एसटी के लिए धार्मिक और टोटम के रूप में होते हैं। टोटम क्या होता है, टोटम जानते हो कि नहीं है, ये टोटम बता दें कि टोटम, अगर ट्राइब किसी को मान लिया टोटम, टोटम मान लिया कि मान लो कि ये कोई जानवर है, इस जानवर को उसने टोटम मान लिया, तो वो एसटी ट्राइब कभी उसको खाएगा नहीं, उसको संरक्षण करेगा। जैसे कि मान लो कि चीड़ के पेड़ या किसी एक पेड़ को, पीपल के पेड़ को टोटम मान लिया, तो उस पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, लेकिन उसको काटेंगे नहीं कभी ना। बात टोटम मतलब समझ रहे हैं ना। तो कोई भी चीज हो सकता है, वो पत्थर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, किसी को भी टोटम मान सकता है ना। तो सामाजिक महत्व है, प्राकृतिक जीव आत्मा मानव अटूट क्रम के लिए है। क्यों इसको बात कर रहे हैं कि एसटी लोग जो जनजाति होते हैं वो प्रकृति में अपने पूर्वजों की आत्मा देखते हैं। प्रकृति में अपने पूर्वजों की आत्मा देखते हैं और उसी नजरिए से ये मानव होते हैं, तो इनका एक अटूट क्रम चलता है, प्रकृति में अटूट विश्वास रखते हैं ये लोग। तो ये बस जान लो, ये एंथ्रोपोलॉजी का कीवर्ड हमने यूज कर लिया, लेकिन करना नहीं चाहिए था, सिंपल वे में समझ लो। खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हो सकता है। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी की कहाँ और उपयोगिता हो सकती है, तो आर्थिक महत्व में हो सकता है। आर्थिक महत्व में क्या हो सकता है, तो लकड़ी, पशुचर, अस्थि, अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल, लघु वन उद्योग, ये भी हो सकता है। भूमि संरक्षण में काम आ सकता है, मृदा अपरदन रोकने में, मृदा जल धारण में, भूमि जल स्तर की वृद्धि में, ये सब में काम आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने में आ सकता है, जल वायु ध्वनि को कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, ये सब काम आ सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन और आपदा से सुरक्षा करने में ये काम आ सकता है, जैसे मैंग्रोव द्वारा तटीय सुरक्षा किया जाता है। विविधता अधिक होने पर पारिस्थितिकी संतुलन में क्या होता है, वृद्धि होता है। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस
हर सेक्टर में है जो हम लोग डायमेंशन बांटते हैं उस डायमेंशन में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में 8% जैव विविधता पाया जाता है पूरे विश्व का, और पूरे विश्व का 2.4% भूभाग पे कितना पाया जाता है, 8% बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है, क्यों बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज हो रहा है? तो एक तो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसकी वजह से आप दिखा सकते हो, या फिर ये बता सकते हो कि प्राकृतिक कारण है, ज्वालामुखी, भूकंप, वैश्विक तापन, विदेशी प्रजातियों का स्थानीय जैव विविधता में प्रवेश, या दावानल, या हम सीधे सीधे बताते हैं हिप्को। हिप्को के ट्रिक के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, और हिप्को को हम डीकेडी में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हिप्को ध्यान रखना ना, हिप्को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट मानव जनित क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के नुकसान? तो बड़े बांधों का निर्माण, बाढ़ एवं सूखा, खाद्य श्रृंखला और कमजोर खाद्य जाल, वन आरोपण, आवास में विनाश, स्थानीय जीव जंतु के निवास का अतिक्रमण, पर्यटन संबंधी नियम कानून का उचित क्रियान्वयन न होना, अवैध शिकार होना, मानव पशु संघर्ष, कृषि में रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग, जलीय क्षेत्र में बढ़ती सुपोषण, क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, समाज और सरकार की असंवेदनशीलता, सैकड़ों याक की मृत्यु सिक्किम में कर दिया गया था। तो ये सारे हो सकते हैं, और डीकेडी का पार्ट है ये। एक बार डीकेडी करो, अपने दिमाग में मत हो, और सारा आंसर निकालो जैसे हम करते हैं, आंसर निकालो, अपने आप निकलेगा सब, फिर वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें, जैव विविधता के लिए क्या क्या किया गया, तो पहले बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन। हमेशा ध्यान रखना, जैव विविधता के संरक्षण में प्रयास पूछा जाएगा तो दोनों बताना, अंतर्राष्ट्रीय और भारत का। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्या? कि जैव विविधता का संरक्षण करना, आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग से होने वाले लाभों का समान और उचित भागीदारी करना, और जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग करना। तो पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए 1992 में। क्या? जैव विविधता का संरक्षण करना, आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग से होने वाले लाभों का समान उचित भागीदारी। ये बात समझ में आ रहा होगा, डीकेडी करना नहीं आता हो तो हम बताएंगे। जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग। अब जरा सा बात करते हैं कार्टाजेना सुरक्षा प्रोटोकॉल। 2000 में अंगीकृत किया गया था और 2003 में लागू किया गया था कार्टाजेना। और कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 8 नंबर में भी पूछ सकता है ना, तो बोल बच्चन करने के लिए तैयार रहना कि 2000 में अंगीकृत किया गया था, 2003 में लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, इस प्रकार सुनिश्चित करना कि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और मानव के स्वास्थ्य क्या हो, सुरक्षित है। तो जीएमओ पे दिशा निर्देश दिया गया था कार्टाजेना जैव सुरक्षा में। दूसरा क्या? आधुनिक जैव तकनीकी के सतत उपयोग की बात कहा गया था। जितने भी आधुनिक जैव तकनीक हैं उनका कैसा उपयोग किया जाए? सतत उपयोग किया जाए। अब सीबीडी के अंतर्गत COP10 जो नगोया प्रोटोकॉल है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि नगोया प्रोटोकॉल कौन से कॉप में हुआ था, तो COP10 में हुआ था और सीबीडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी, COP10 नगोया में हुआ था। ठीक है ना, इसमें आई याद रखना, आईची टारगेट किसमें बनाया गया था? नगोया प्रोटोकॉल में। और ये क्या है? इसमें विश्व महत्वाकांक्षी, तो ये आईची लक्ष्य पूछा जा सकता है कौन से प्रोटोकॉल में बनाया प्री में, तो ये हम नगोया प्रोटोकॉल में बनाया गया था आईची लक्ष्य। और विश्व महत्वाकांक्षी आईची लक्ष्य थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके एक एक लाइन रट जाना, मतलब टू इंपॉर्टेंट, कहीं भी यूज करो नंबर बढ़ाएगा। IPBES, ये बायो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम, ये IPBES क्या करता है? रिपोर्ट है। तो बस निकाल दो कि IPBES रिपोर्ट के अनुसार। तो रिपोर्ट क्या बोलता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रिपोर्ट बोलता है वन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, कि 50% वनीय भूमि कृषि क्षेत्र में क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई। जो हम बार बार चिल्लाते आते हैं ना कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, यही बात है।
भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन, यही बात है। प्रतिरूप में 50% बनी भूमि क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में आ गया। अब सोचो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बात तो सीधे सीधे यहाँ से इम्पैक्ट आप बहुत सारे निकाल सकते हो, इसका बहुत सारे प्रभाव निकाल सकते हो, डीकेडी में देखेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, अभी से सोचो। दूसरा, समुद्र और मत्स्यन पे निकाला रिपोर्ट। बोला आईपीबीएस बोला बायोडाइवर्सिटी में कि 33% समुद्री मछली उद्योग कैसे हैं, असतत है, अनसस्टेनेबल है। 33% सस्टेनेबल मतलब हम कहें कि केवल सस्टेनेबल मछली उद्योग कितने हैं, तो 67% है। पहली बात, 33% असतत है। 3 से 10% समुद्री प्राथमिक उत्पादकता जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 3 से 10%, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्री प्राथमिक उत्पादकता है, प्रोड्यूसर है, वो 3 से 10% क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसका भी इम्पैक्ट बहुत भयंकर पड़ने वाला है, बहुत भयंकर, ये दोनों इम्पैक्ट। और इसको यूज करें। तीसरा, स्वास्थ्य पे क्या बोला, ये ऐसे हैं कि हर जगह यूज करने चाहिए। स्वास्थ्य पे देखो कि 40% वैश्विक जनसंख्या का स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीने से वंचित है। 40% मतलब 60% को केवल स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल रहा है, 40% को नहीं मिल रहा है, तो वाटर जनित बीमारियां होंगी। 80% से अधिक वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट वातावरण में प्रोवाइड किया जा रहा है। 80%, टू मच हाई, बिना ट्रीटमेंट के वातावरण में प्रदूषित किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी का हास तो होगा। और यही अगर याद रहे ना, तो सोचो, यही अगर रिपोर्ट हमको याद है ना, तो बायोडाइवर्सिटी को एक अलग अल्टीमेट लेवल के एडवांस में लेके जाएंगे कि ये हानि हो रहा है, 50% हानि हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी का हानि हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ना, रिपोर्ट के अनुसार ही लिख देंगे कि बायोडाइवर्सिटी के हानि के कारण क्या है, तो ये सारे कारण हैं। बायोडाइवर्सिटी के प्रभाव क्या पड़ेंगे हानि के, तो प्रभाव देखो ना, वन पे क्या होगा, समुद्र पे क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या होगा। जलवायु परिवर्तन पे देखो कि पूर्व औद्योगिक स्तर और वह वर्तमान में तापमान अंतर कितना हो गया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। 2 दशक से वार्षिक समुद्री स्तर कितना बढ़ रहा है, 3 mm के दर से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। देखो ना, और जहाँ भी जलवायु परिवर्तन आएगा ये कोट करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमने इसको शामिल भी किया है। हर जगह नहीं बताएंगे ना इस चीज़ को, आप लोग समझ रहे हो कि इसको कैसे यूज करना है, हथियार के रूप में। 2% तापमान वृद्धि होने पे 4% प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। 4% अगर 2% तापमान हुआ बढ़ा तो, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने हो जाएंगे, 16% विलुप्त हो जाएंगी प्रजातियां। केल्प वनों की क्या होने लगी, कमी होने लगी है। केल्प वनों की, केल्प कहाँ होते हैं, केल्प समुद्री, जिसको बोलते हैं शैवाल बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना वो। अब देखो IUCN 1948 स्विट्जरलैंड, अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी के किस पे चल रहे हैं, तो अभी हम उसी पे चल रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया। तो IUCN 1948 स्विट्जरलैंड में है, स्थापित हुआ था। ये वैश्विक स्तर पे जैव विविधता की निगरानी करने वाला सर्वोच्च संगठन है। तो वैश्विक स्तर पे जैव विविधता की निगरानी करने वाला कौन सा है, तो IUCN है। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, यही करता है। 9 श्रेणियों में होती है। जैव विविधता के संरक्षण की विधि कौन बताया था, एक्स सिटू और इन सिटू, ये IUCN ने बताया था, ठीक है। तो ये बात बता सकते हैं कि IUCN की बात हो सकता है। अब जरा सा बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण की बात, हमारे यहाँ भारत में संरक्षण कैसे किया जाता है, या इन सिटू और एक्स सिटू क्या होता है। इन सिटू मतलब स्वस्थान है, जैसे वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, मतलब कि जिस क्षेत्र में है जानवर रहते हैं या डाइवर्सिटी प्लांट वगैरह रहते हैं, उस क्षेत्र में कंजर्व करना, कहीं ले ना जाना। और ये 3 तरीके से किया जा सकता है, नेशनल के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और बायो रिजर्व से किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इन सिटू है। अब जरा सा देखो एक सिटू, एक सिटू में क्या होंगे, जीन पूल होगा, एग्जाम्पल याद रखना, प्रजनन केंद्र आते हैं, जितने बॉटनिकल गार्डन हैं वो सारे आ जाएंगे, चिड़ियाघर आ जाएगा, ये सारे एक सिटू हैं। मतलब क्यों, जहाँ पे ये रहने वाले प्राणी हैं या पौधे हैं, यहाँ से निकाल के कहीं और कंजर्व कर देना, ठीक है ना, दूसरे जगह पे कंजर्व कर देना। भारत में 106 नेशनल पार्क हैं अभी तक, और बायो रिजर्व मैप
जो मैप के अनुसार यूनेस्को में शामिल कितने हैं भारत के? 12 हैं। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? 18 है। यूनेस्को में कितने शामिल हैं? 18 में से 12। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत का क्या प्रयास कर रहा है? तो भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 लेकर आया, देश भर में 18 जैव मंडल बायो रिजर्व बनाया, जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 क्षेत्र में है, वन जीव गलियारा बनाया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, मगरमच्छ, राइनो। ठीक है, बहुत सारे के प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बोल ही दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इनका ईयर इंपॉर्टेंट है, जब प्री में पढ़ेंगे तो इसके ईयर भी हम लोग देख लेंगे, एक जगह लिखे हैं। वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? अब ये बात करें कि वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। तो देखो, पालतू जानवरों को चराना इसमें क्या होता है? मनाही होता है, टूरिज्म उद्देश्य होता है, सुरक्षा किया जाता है, इन आधार पे बनाया जाता है। वन जीव अभ्यारण्य यदि आपकी जमीन पर बनता है तो जमीन आपकी ही रहेगी, लेकिन जो वन जीव अभ्यारण्य के नियम है उनका आपको पालन करना होगा। अब ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कि अगर मान लो कि कोई आपकी जमीन है और उसको वन जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया तो जमीन तो आपकी ही रहेगी, लेकिन उसका पालन, जो नियम है वन जीव अभ्यारण्य का, पालन आपको करना होगा। और वन जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, और जैसा कि किया जा रहा है। ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य से आप जलाऊ लकड़ी और फल ले सकते हैं, लेकिन वन जीव अभ्यारण्य के नियमानुसार ही, मतलब वन जीव अभ्यारण्य जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं वहां से आप फल लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन उनके नियमानुसार, मतलब जमीन पे पड़ी हुई लकड़ी और फल आप ले सकते हैं, आप तोड़ नहीं सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। वन जीव अभ्यारण्य किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जाते हैं, मतलब वन जीव अभ्यारण्य किसी विशेष एक प्रजाति के लिए, जाति नहीं, विशेष प्रजाति के लिए बनाया जाता है। जैसे हो सकता है कि कोई बर्ड हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई और टाइप का एनिमल हो, जैसे हिरन हो या कुछ के लिए। वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वह क्षेत्र जिसमें वन जीवों का संरक्षण किया जाता है, विशेषता किसी एक प्रकार की प्रजाति का संरक्षण किया जाता है वन जीव में, एक प्रजाति का, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। ठीक है, हम जरा सा बात करते हैं विशेषताएं क्या है वन जीव अभ्यारण्य के। वन जीव अभ्यारण्य की विशेषताएं क्या है? तो ये प्राकृतिक क्षेत्र होता है, इसमें किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, और संरक्षण के लिए सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा आरक्षित होता है। ये संरक्षण कौन कर सकता है? सरकार भी कर सकती है और निजी एजेंसियां भी कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार नहीं करेगी ना। वह क्षेत्र जंगली जानवर के लिए नामित होता है, यह क्षेत्र जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ये जंगली जानवरों के लिए नामित होता है। केवल जानवरों को ही संरक्षित किया जाता है जो निजी संपत्ति हो सकते हैं, और इसमें एक सीमा तक बाहरी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें केवल जानवरों को संरक्षित किया जाता है, जो निजी संपत्ति भी हो सकते हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जो जानवर निजी संपत्ति किसी के हो सकते हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, और बाहरी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है एक सीमा तक। ध्यान रखना, एक सीमा तक बाहरी गतिविधियों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल किया जा सकता है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र के नाम से घोषित किए जाते हैं। तो किस संरक्षित क्षेत्र के नाम से कौन घोषित किए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1972। और जो IUCN है उसने अपने श्रेणी के 4th में संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। पूछ लिया जाता है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट कि कौन से में IUCN ने अपने 4th श्रेणी, जो 4th श्रेणी है उसमें संरक्षित क्षेत्रों को, जो ऊपर बोला गया है ना, उस संरक्षित क्षेत्र को परिभाषित किया है। ये विशेषताएं होंगी। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो इसमें कई प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक विशेष प्रकार की जाति हो सकता है, पक्षी जानवर इसमें हो सके का घर होता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जा सकता है, केंद्र द्वारा भी या राज्य द्वारा भी। विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताएं हैं कि सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पे आरक्षित क्षेत्र होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो सकता है? सरकार के क्षेत्र पे हो सकता है और निजी क्षेत्र में। यह क्षेत्र मानव शोषण, औद्योगिकरण और प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब इसमें मानव शोषण नहीं कर सकता, औद्योगिक नहीं लगा सकता है, प्रदूषण नहीं कर सकता है। काटने, चराई, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश इसमें क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। ध्यान रखना,
नेशनल पार्क में काटने का, चराई करने का, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश क्या होता है, अवरोध होता है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र के नाम से घोषित किए जाते हैं, ये भी। लेकिन ध्यान रखना कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने कहा था कि 5वें श्रेणी में रखे जाते हैं, मतलब यहाँ पे सेकेंड श्रेणी में संरक्षित जो क्षेत्र है वो नेशनल पार्क है, लेकिन 5वें वाला जो संरक्षित क्षेत्र है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ध्यान रखना, बस अंतर है, यहाँ श्रेणी का अंतर है, ठीक है ना। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, बायोस्फीयर की विशेषताएं, बायोस्फीयर की विशेषताएं बताएं तो अधिसूचित क्षेत्र में भूमि की एक बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है। एक अधिसूचित क्षेत्र होता है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और रिजर्व क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। और एक विशेष क्षेत्र जो किस नाम से जाना जाता है, विशेष क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए होता है। इसको 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। बायोस्फीयर 3 क्षेत्रों होता है। एक होता है क्या, कोर क्षेत्र, जिसको कोर क्षेत्र, ये कोर क्षेत्र है। कोर क्षेत्र में मतलब क्या कि यहाँ पे मानव प्रवेश नहीं कर सकता। बफर से क्षेत्र, बफर क्षेत्र का मतलब क्या कि बफर क्षेत्र का मतलब कि पर्यावरण के नियमों को पालन करते हुए आप वन के संसाधन जो होंगे उनका प्रयोग कर सकते हो, किसमें, बफर में, बफर में कर सकते हो। लेकिन सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र जो सीमांत है उसमें भूमि उपयोग की नीति का पालन करते हुए संपोषणीय विकास किया जा सकता है। तो मानव का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्या किया जाता है, कोर में। बफर सेक्टर में क्या किया जा सकता है, पर्यावरण के नियमों को पालन करते हुए संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। और ये बड़ा डाइवर्सिटी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये सीमांत में क्या होगा, तो भूमि उपयोग की नीति का पालन करते हुए संपोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं, कौन, बायोस्फीयर रिजर्व, और राष्ट्रीय सरकारी द्वारा नामित होते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय जैविक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है इसको। जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो किसने दिया था ये टर्म, जैव विविधता हॉट स्पॉट, तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछा जाता है, ठीक। वह क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता की प्रचुरता के साथ साथ स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी अधिक हो, उसमें स्थानीय लोकल स्पेसीज क्या हो, ज़्यादा पाए जाए, परंतु वर्तमान में ये क्या हो, जो लोकल प्रजाति हो वो संकट में हो या विलुप्त होने के कगार पे हो, उनको क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट बोला जाता है। अब जैव विविधता के हॉट स्पॉट के मानक क्या है, तो पहली बात है कि जैव विविधता वाले क्षेत्र में 1500 अधिक लोकल स्पेसीज की विविधता होनी चाहिए, कितनी, 1500 अधिक, और इसकी 70% से अधिक प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो। तो ये 2 कंडीशन कहाँ पे लाया जाएगा, हॉट स्पॉट के अंदर लाया जाएगा। क्या 1500 से अधिक स्थानिक संबंधी प्रजातियों का विविधता हो और उसमें से 70% क्या हो गए हो, विलुप्त हो या समाप्त हो गए हो। कुल कितने हैं, 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें भारत में कितने हैं, 4 है। 4 में है तो कौन, इसको मैप में बना के जरूर देख लेना। पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो म्यांमार क्षेत्र है और सुंडालैंड पूर्वी हिमालय है, ठीक है ना, सुंडालैंड है, ठीक है। हॉट स्पॉट के संरक्षण की क्यों जरूरत है, इसलिए संरक्षण की जरूरत है कि औषधि के लिए उपयोगी है, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, विलुप्त जीवों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये जरूरी है। तो संरक्षण के उपाय क्या है हॉट स्पॉट के लिए, तो सतत विकास मानदंडों के अनुसार इस क्षेत्र में विकास किया जाए, पर्यटन गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए, इन क्षेत्र में बांध बनाने पर रोक लगाया जाए, थर्मल पावर प्लांट और पवन ऊर्जा प्लांट पर रोक लगाया जाए, प्रदूषणकारी उद्योग और रेलवे लाइनों पर प्रतिबंध किया जाए, निजी भूमि में रूपांतरण पर प्रतिबंध किया जाए, प्लास्टिक बैगों का उपयोग पर प्रतिबंध किया जाए, जो कि सीधे सीधे ये दिमागी हलचल पे आधारित है। एक बार हलचल कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज पर्यावरण का एक टॉपिक रहा, पहला स्टार्ट किया। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो हम तो निकलवा लेंगे आंसर आपसे, कैसे भी निकलवा लेंगे, डीकेडी करके तो निकलवा ही लेंगे, लेकिन देखोगे तो इससे बहुत होगा। जैसे आईपीवीएस का
कोई इतना बढ़िया नहीं बताया होगा जितना ये उपयोग कर सकते हैं। और IPVS का हम उपयोग बताएंगे, हम बहुत ऐसे पहले भी जब आंसर दे रहे होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि IPVS रिपोर्ट की हम बहुत बार उपयोग करते हैं, तो इसका बहुत यूज करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।